साहब, इसको पहले बांट दीजिए, पहले बांट दीजिए तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे, सबका ध्यान इसमें जाएगा। फायर के नुकसानों से या फायर फायर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आग लग जाती है तो आप एकदम कोशिश करते हैं 101 नंबर डायल करने का, और फायर ब्रिगेड के आने तक जो नुकसान हो जाता है या जो कुछ भी घटता है वो काफ़ी भयानक हो सकता है। इससे पहले कि फायर लगे या फायर क्यों लगती है और फायर को लगने से हम कैसे रोक सकते हैं या उसकी संभावनाएं कैसे कम कर सकते हैं, फायर है क्या, फायर पैदा कैसे होती है, आग क्या चीज़ है, ये हम जानना चाहते हैं। हम आग के इस प्रैक्टिकल फॉर्म पर, इस वास्तविक रूप पर जाने से पहले जानेंगे कि आग है क्या। आग हमेशा किसी ईंधन से शुरू होती है, किसी ऐसी चीज़ से शुरू होती है जो ज्वलनशील होता है, जल जाता है। जलने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बन का तत्व मौजूद है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए, यानी वो परिवर्तित हो जाए। और जब ये दोनों चीज़ मिलती है, कार्बन यानी कोयला यानी कार्बन या कार्बन से बनी चीज़ें और ऑक्सीजन, तो आप जानते हैं हीट पैदा होती है। जब साधारण कोयले को, कार्बन को, सी को हम जलाते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है कोयला, और उसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है। बाहर निकलने वाली जो कई जो केमिकल रिएक्शन है, ऐसे केमिकल रिएक्शन उसमें उत्पन्न होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके होने पर ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है, वो ऊष्मा को ले लेता है और ठंडा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग समीकरण हैं, कुछ ऐसे रासायनिक क्रियाएं हैं जिनके होने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का मिलना। परिणाम स्वरूप कार्बन परिवर्तित हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिन भी पदार्थों में कार्बन रासायनिक दृष्टिकोण से देखें, हम दुनिया को जो हमारे चारों तरफ है कई दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। जैसे एक दृष्टिकोण है, इसमें कितने जीवित हैं, कितने अजीवित हैं, ये दुनिया को देखने का बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है फिजिक्स का, इस दुनिया को चलाने के लिए कितनी ऊर्जाएं काम कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेट, लाइट, हीट, ये 5 ऊर्जाएं हमें कंट्रोल करती हैं, इस दुनिया को कंट्रोल करती हैं। और एक दृष्टिकोण तो हमने संसार की सभी चीज़ों को 2 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। एक वो पदार्थ है जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ, और एक वो पदार्थ हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं है, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे पानी, पानी में कोई कार्बन नहीं है, ठीक, मिट्टी में कोई कार्बन नहीं है, SiO2, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई कार्बन नहीं है। लेकिन ज़्यादा संख्या हमारे चारों तरफ विशेष रूप से जीवित पदार्थों में सब में कार्बन निश्चित रूप से होता है, यानी पौधे और जंगल सब में कार्बन होता है।
और इनसे जंतुओं से, पौधों से उत्पन्न होने वाली बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जैसे लकड़ी होती है तो बहुत ज्वलनशील है। इसी तरह से पेट्रोल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल के ज़माने में पेट्रोल और उससे निकले वाले पदार्थ, पेट्रोलियम, जो ज़मीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि जो पेट्रोल आप व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोल वैसा नहीं निकलता ज़मीन से ऐसा निकलता है जैसे चारकोल, पिघला हुआ चारकोल। और इसमें से फिर हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, एक के बाद निकालते चले जाते हैं, और बाद में फाइनेस्ट जो हमें चीज़ मिलती है बढ़िया, वो हमें मिलता है पेट्रोल। और जो कुछ बचता है आखिर में उसे स्पार्क कहते हैं, तारकोल कहते हैं, जिसमें कोई पदार्थ पेट्रोल का नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे चारों तरफ दुनिया है, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, उनमें कार्बनिक पदार्थों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और हम ये जानते हैं कि उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। उन्हें ज़रा सा चिंगारी, ज़रा सा टेम्परेचर हायर कोई चीज़ चाहिए और वो एकदम जलने लगती है, मतलब वो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड बदल लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, हाईली इनफ्लेमेबल। आपने देखा कि अगर टैंकरों में जिनमें पेट्रोल जाता है उनमें लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल, लिखा होता है ज्वलनशील पदार्थ। मोम उनमें से एक है, मोम भी पेट्रोलियम पदार्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना चाहिए कि कौन से पदार्थ ज्वलनशील हैं और कौन से पदार्थ कार्बनिक होने के बाद भी हम ज्वलनशील हैं। चलिए हम वापस आते हैं फायर पर। फायर क्या है? फायर क्या है? हम अगर फायर का ट्रायंगल जो हमने इसमें भी दिया है उसको देखें, उसमें 3 चीज़ें हैं, अगर वो आपस में सहयोग करेंगे तो आग उत्पन्न हो जाएगी। एक है हाई टेम्परेचर, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों में अगर आग लगी हुई है, आप इनमें से एक हटा दीजिए तो आग बंद हो जाएगी। और इनमें सबसे आसान हटाना जो है, फ्यूल में अगर आग लगी है तो फ्यूल को नहीं आप हटा सकते। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ उसको वो आप नहीं हटा सकते। लेकिन ऑक्सीजन, हवा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रोक सकते हैं। अगर आप आग लगी है तो आप उस हवा को रोकने के लिए पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि हवा के और चीज़ के बीच में एक लेयर आ जाए। और अगर ऐसी चीज़ में आग लगी है जिसमें करंट फैल सकता है, यानी बिजली की चीज़ों में आग लगी है, तो आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप मिट्टी का इस्तेमाल करिए। कई बार आपने देखा होगा जले हुए व्यक्ति को या जली हुई चीज़ को हम कंबल में लपेटते हैं, इसलिए कि कंबल उसको चारों तरफ से ब्लैंकेट कर देता है और हवा को रोक लेता है। या यूँ कहिए कि ऊन जल्दी से जलती नहीं है, तो वो आग को बुझा देती है। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो आग है, आग जो एक एनर्जी है, जैसे एक मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, इसी तरह से हीट एनर्जी है। और आग उसका एक बड़ा रूप, आग उसमें हीट का, टेम्परेचर का एक प्रकट रूप, बहुत प्रकट रूप है आग उसका। और उस आग, लॉ क्या चीज़ है? लॉ कुछ भी नहीं है, कार्बन के पार्टिकल हैं जिनको ऑक्सीजन मिल रही है और वो एक शेप ले रहे हैं। आप अगर देखें मोमबत्ती में, कि मोमबत्ती में मोम जो है वो बत्ती के साथ साथ पिघलता जा रहा है, उसमें 2 जोन है, एक नीला जोन होता है, एक पीला जोन होता है। जो पीला जोन है वो क्या है? जो नीला जोन है उसमें हाइड्रोजन वो मोम में से टूट के आ रही है और कार्बन भी आ रहा है और वहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर आप 8वीं क्लास में के बच्चे हैं तो समझते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ, कमिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज होना उसका। तो जब भी आग लगेगी ऑक्सीडेशन जरूर होगा, ऑक्सीडेशन जरूर होगा, ऑक्सीडेशन को रोकेंगे तो आग बंद हो जाएगी। समझ में आई बात? आग जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और फ्यूल भी कई किस्म की है, जैसा हमने इसमें दिया है, जैसे सॉलिड फ्यूल्स हैं, उनमें लकड़ी मूल रूप से है, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे बुरादा है या सॉडस्ट है, सॉलिड चीज़ है। प्लास्टिक की सॉलिड चीज़ें इन्फ्लेमेबल है, क्योंकि प्लास्टिक प्लास्टिक को बनाने के लिए हमें कार्बनिक पदार्थों की ज़रूरत होती है, जिनमें सेल्यूलोज एक बड़ा पदार्थ है। ये जो प्लास्टिक है बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उनके प्लेट्स भी बनते हैं, सब कुछ उनसे आजकल बना रहे हैं प्लास्टिक से। इनको बनाने वाले जो पदार्थ हैं वो नेचर से ही लिए जाते हैं। सेल्यूलोज उनमें से बहुत बड़ा पदार्थ है। तो प्लास्टिक तो हाईली इन्फ्लेमेबल है। आजकल ऐसी प्लास्टिक भी बनाई जा रही है जो इन्फ्लेमेबल नहीं है, इस तरह से सिंथेसाइज किया गया है, उसमें ऐसे पदार्थ डाले गए हैं तो ऐसी प्लास्टिक भी बनाई जा रही है। ऐसे पेपर्स भी बनाए जाते हैं।
आपने देखा होगा पटाखे जो हैं उनके जो पैकेट होते हैं वो ब्राउन एक कागज़ के होते हैं खास। अगर आप उस ब्राउन कागज़ को निकाल लें ताकि उसमें आग लगाएं तो वो आग नहीं पकड़ेगा। और आप पूछ सकते हैं कि आम कागज़ क्यों आग पकड़ता है, वो क्यों नहीं पकड़ता। अगर आप न्यूज़पेपर को देखें, ब्लॉटिंग पेपर को देखें तो वो एक पोरस फिल्टर है। अगर न्यूज़पेपर को आप लें, आप इधर पानी डालिए इधर आ जाएगा, फिल्टर है। जैसे फिल्टर पेपर होता है केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री लैब में जो फिल्टर पेपर आप इस्तेमाल करते हैं वो पोरस है, उसमें पोर्स है, माइक्रो पोर्स है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। और उससे भी और मोटी स्थिति है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर और भी मोटा फिल्टर पेपर है, तो उनमें हवा के छेद हैं, इसलिए वो फट से आग पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन जिस कागज़ को लेकर कंप्रेस कर दिया गया हो, बहुत ज़्यादा दबा दिया गया हो और हवा को निकाल दिया गया हो, वो जलेगा नहीं आसानी से, बिकॉज उसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन हवा से कैसे लेगा वो, इसलिए वो जलेगा नहीं। आप देखिए, ट्राई करके देखिएगा कभी कि वो कागज़ जलेगा ही नहीं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कि अगर एक्सप्लोसिव कोई चीज़ है और वो कॉमन मैन के यूज़ की है, उसको ऐसी चीज़ में पैक किया जाना चाहिए जो जले नहीं, इसलिए वो पेपर इसलिए स्पेशल इस्तेमाल होता है। तो दूसरा पदार्थ हुआ, जैसे मैंने कहा सॉलिड फ्यूल्स, उसके बाद आए लिक्विड फ्यूल्स जिनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और सारे इनमें पेट्रोलियम के अलावा और भी चीज़ें ऐसी जो पेट्रोल से नहीं बनाते लेकिन इन्फ्लेमेबल है, जैसे अल्कोहल से, शराब जैसे वो इन्फ्लेमेबल हैं। ऐसे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इन्फ्लेमेबल हैं लेकिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं हैं, राइट। इसके बाद हम आते हैं गैस पदार्थ, जो ज्वलनशील गैसें हैं। ज्वलनशील गैसों में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनको हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे SO2 या सल्फर से निकलने, सल्फर फ्यूम एकदम ऑक्सीजन लेगी, हाईली इन्फ्लेमेबल है। सल्फर की डस्ट को उड़ा दी जाए और जरा सी कहीं चिंगारी लगा दी जाए तो एकदम जल जाएगी, वो SO2 SO3 में चेंज हो जाएगी, इन्फ्लेमेबल है। तो गैसेस भी हैं जो इन्फ्लेमेबल। इस तरह से हमने फ्यूल्स को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। जिस तरह फ्यूल को क्लासीफाई किया है, इस तरह उन फ्यूल्स से लड़ने के लिए, उन फ्यूल्स से निपटने के लिए हमने एक्सटिंग्विशर्स को भी क्लासीफाई किया है कि हम उनको किस चीज़ से बुझाएं। जैसे अभी राठी जी फायर डिपार्टमेंट से हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे और वो बताएंगे कि किन किन चीज़ों से हम आग को बुझाते हैं। तो कई आग ऐसी जिनको हम फोम से बुझाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के झाग बन जाते हैं जो ऑक्सीजन को आने नहीं देते, मतलब ऑक्सीजन का रास्ता काट देते हैं। जलती हुई चीज़ पर आप इसको स्प्रेड करिए तो वो बैरियर बना देगी, उसको लेयर बना देगी और ऑक्सीजन उसको मिलेगी, आग बुझ जाएगी। इस तरह सैंड वहाँ में ज़्यादा है, वहाँ पर हम सैंड की बाल्टी लटका के रखते हैं। आपने घर में पूजा नगर किया होगा, मैं ऐसी बात को बताने जा रहा हूँ जो शायद इससे रेलेवेंट नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है रेलेवेंट है। घर में जब हम हवन करते हैं तो उसके चारों कॉर्नर पर वेदी के कलश स्थापना की जाती है। उसका एक श्लोक भी है, मुझे याद नहीं है, पर कलश स्थापित किया जाता है पानी से भरा हुआ, उसको पूजा भी जाता है। उसका मकसद क्या है? जस्ट टू फाइट आउट द फायर, इट्स ए प्रिकॉशन फॉर फायर, कि अगर आग लग जाए किसी तरह से तो हम इमीडिएटली पानी को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए जहाँ आग लगने की संभावना हो वहाँ हमें फायर से लड़ने वाली चीज़ों को रखना चाहिए पहले। फायर एक्सटिंग्विशर्स जैसे ये रखे हैं, इनमें कुछ इस तरह के पदार्थ हैं, आपको पढ़ाया भी जाएगा 10th क्लास में, शायद 8th में ही है ये फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें दो कंपाउंड्स, सोडा और H2SO4, और जब उनको हम मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है ना, Na2SO4 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसमें एक बॉटल अंदर है कांच की और बीच में इसमें दूसरा पदार्थ भरा हुआ है सोडा, और जब उसको ऐसे मारा जाता है तो कांच टूट जाता है और दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं एंड देन निकलने लगती है। इसी तरह से दूसरा ये फोम वाला है, ये CO2 का, ये भी CO2 का है। कुछ ऐसे भी होते हैं, ये फोम का है, एक फोम का वाला फोम का भी होता है, मतलब उसमें फोम निकलते हैं तो उनमें दूसरे कंपाउंड होते हैं जो हमने इसमें भी दिए हैं, उनसे फोम हम ले सकते हैं। तो जो भी हैंडी चीज़ें, जैसे छोटी जगह, अब एक नया ट्रेंड आया था कि भाई कार में जो है छोटे छोटे लगा लो, क्योंकि कार में भी फ्यूल होती है और अगर कहीं आग लग जाए तो क्या करोगे आप उसको, तो इसलिए प्रिकॉशनरी कार में छोटा सा रख लो ये, ताकि इमीडिएटली बुझा दो।
हालांकि ऐसे इंसिडेंट कम हो रहे हैं, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि जहाँ भी आपको लगे कि फायर हो सकती है, उससे निपटने के लिए आप जो है पूरा अपना प्रिकॉशन लीजिए। और उसके बाद अगर फायर लग भी जाए तो ये ध्यान रखिए, फायर या कोई ऐसा हो भीड़ मत बनिए, रुकिए, सोचिए क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे एकदम भागना चाहिए, या भागना ठीक होगा या कुछ और हो सकता है। एक पल के लिए कहीं सोचिए। आपको पैनिक में मेंटली जो है ये लोग भागो भागो भागो, बस भाग लिया। अक्सर हमने देखा है कि जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है जहाँ कोई संकट वाली स्थिति होती है तो बहुत से लोग को कुचलने से पड़ जाते हैं भागने के, लेकिन इस कदर लोग भागते हैं बेतहाशा कि कुछ लोग जो एक बार गिर गया वो उठ नहीं पाता और उसके ऊपर से लोग कुचल कुचल के उसको चले जाते हैं, मर जाते हैं। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा। तो जो भागने का जो प्रक्रिया है ये बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि जान ऐसी चीज़ है या भी सोचा था, लेकिन एक पल के लिए रुकिए, सोचिए जरा, क्या भागना ठीक होगा या कुछ और हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं कुछ ऐसे एक पल के लिए, क्या हम ठीक भाग रहे हैं या कोई और रास्ता हो सकता है, क्या हम इधर से जाए। एक पल के लिए जरा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप लोग ये पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप अपने आवेश को एक पल के लिए रोक सकते हैं। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में एक ही बड़ा फर्क होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति विवेकपूर्ण हो जाता है, समझदार हो जाता है, अपने आवेश को कंट्रोल कर सकता है, उसको करना चाहिए। तो एक पल के लिए रुकिए, पैनिक में मत आइए। किसी भी स्थिति में बाढ़ आ रही है तो भी, आग लग रही है तो भी, कोई भगदड़ मच रही है तो भी, पैनिक में मत आइए। डोंट लूज योर सेल्फ, बी कंटेंटेड टू यू, अपने पास रहो, छोड़ के मत भागो अपने आप को, मैं मरा भागा ना, तो पैनिक में आओ तो भागो, आपको भी होगा, किसी भी क्राइसिस में पेशेंट रहो और ध्यान से समझ के करो जो रिएक्शन करना है। मेरे ख्याल से जो कंटेंट हमने भी उसमें आ गया था, हमने इसमें कई तरह की 10 मिनट बस कई तरह की क्लासेस हमने क्लासीफाई किए फायर को, जैसे इंडस्ट्रियल फायर, मतलब फैक्ट्री में फायर लग जाए तो, या किसी हटमेंट में फायर, झुग्गी झोंपड़ी में फायर है तो क्या करना चाहिए, इसमें दिया है सारा। स्कूल, बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन में कोई आग लग जाए तो वहाँ क्या साधन हो सकते हैं और उन साधनों को कैसे उपयोग में लाया जाना चाहिए, या है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ फायर को दिया है और उनको हमें कैसे लगना चाहिए। मॉडल कह रहे हैं तो अगर उनको उन क्लासिफाइड हमने फायर्स जो की हैं, हमने इसलिए अलग अलग उनको किया है कि हर जगह का चलन, हर जगह के साधन अलग अलग होते हैं, तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये फायर किसी इंडस्ट्री में लगी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू। अगर ये फायर किसी घर में लगी है तो व्हाट वी डू। अगर ये फायर ऐसी जगह लगी है जहाँ पब्लिक गैदरिंग है, स्कूल में या किसी मेले में या किसी ऐसी जगह, तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। लास्ट में मैं बात और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं अनगिनत, जहां कोई नियम नहीं है, जहां कोई कानून नहीं है। हमारी सरकार और हमारे नियम तब बनते हैं जब हादसे हो जाते हैं, और एक नहीं कई बार हो जाते हैं, शायद तब भी नहीं बनते। और कानून के बाद भी ये स्थिति आती है कि लागू करने वाले उनमें लापरवाही करते हैं, उनको लागू नहीं करने देते या वो करते नहीं, उतनी जहमत, उतनी दिक्कत नहीं उठाना चाहते, किसी को नहीं रखना चाहते, लेकिन जान आपकी जान भी जाएगी इस बदली जाने से। बी कॉशियस, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ देखिए, आर यू सेफ, आपके पास अपने आप को बचाने के लिए पूरा साधन है, और लोगों को बचाने के लिए आपके पास, कैन यू डू एनीथिंग फॉर देम, फॉर अदर्स, अगर आग लग जाए तो इसलिए इस बात की परवाह करे बगैर कि क्या कानून है और कैसे वो लागू हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ। विवेक से, समझदारी से चीज़ों को समझिए और इस कागज़ को ऐसे उठा कर फेंकिए नहीं, इसको पढ़िए, 10 लोगों को बताइए, घर वालों को बताइए, खासतौर से जो आपकी डोमेस्टिक फ्यूल है, LPG, डोमेस्टिक गैस जो है हर घर में होती है, एक बहुत बड़ा ये कारण हो सकता है आग लगने का, इसमें दिया है, इसको पढ़िए, उसके अपने घर वाले मम्मी को, अपने घर वालों को बताइए इसमें ऐसा क्या है, ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए हमें।
साथ एक नॉलेज देंगे। इसके बाद आपको यूज़ बताएंगे कौन से फायर टेक क्या एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, कैसे होता है। तो हम राठी जी को बताएंगे कि 3-4 मिनट बच्चों को ये देर समय Respected Madam, Director from Science and Technology Department, respected Principal साहब, स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसे कि चौबे जी ने बताया, My name is प्रकाश राज जी, I am from Delhi Fire Service। ठीक, बाकी मित्तल जी ने कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट ऐसे उसमें से दोबारा कुछ रिपीट करूंगा या जो थोड़े बहुत मेरे अपने विचार से होंगे उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं आशा ही विश्वास भी करता हूँ कि इससे कुछ गेन करेंगे आप। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपके फ़ायदे के लिए भी, समाज के फ़ायदे के लिए भी, आप बड़े होकर कहीं ऑफिसों में भी या होटलों में भी, कहीं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो इसका काफ़ी आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ड्रिल कराई थी आज आपसे ही, दैट इज एवैक्यूएशन प्लान ड्रिल, गवर्नमेंट आजकल उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो प्रिंसिपल साहब से मैं बाद में बताऊंगा इनको, बाकी इनके ऊपर है, दे वांट्स वेल एंड गुड कैरी आउट दिस ड्रिल, वरना आपके ऊपर है। जैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, एक कंपल्सरी है और उसका रिटर्न रिपोर्ट डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाना चाहिए। ठीक है, वो प्लान मैंने बताई थी, कराई भी थी अभी आप कुछ बच्चों को, तो उसके हिसाब से ही वो था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। उसमें आप काफ़ी कुछ अपने आप को सेफ रख सकते हो और हेल्प भी कर सकते हो दूसरों की। चलो अभी ज़्यादा और गहरा ना जाते हुए अब हम फायर पे ही आते हैं कि आग क्या चीज़ है। वैसे आप सभी को पता है, एक जीवन के जो 5 मेन इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जैसे जल, अग्नि, वायु, लाइक तो थर्ड कम अग्नि, बहुत ज़रूरी है। हम खाना पका के खाते हैं, इससे बचपन में बच्चा पैदा होता है, हवन होता है, नामकरण होता है उसका, उसको भी साक्षी रखते हैं आग, वहाँ भी आग है साथ में। लाइट है, डेली यूज में अगर 10 मिनट नहीं आए आग मच जाती है, ये भी आग के कहानी प्रोड्यूस है। फिर लास्ट में एट द लास्ट स्टेज आदमी एक्सपायर हो गए हैं, तो उसको भी आग के हवाले करते हैं। तो ये क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ इन द लास्ट आपका सहयोग दिया इसने, कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये उतनी डिजास्टर भी है, डेंजरस भी है, बशर्ते कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर इन कंट्रोल है तो एक दोस्त है, इफ इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल सबसे बड़ा डिजास्टर भी है। जैसे हो रहे हैं बार बार, मेच में हुआ, तमिलनाडु में हुआ था कई साल पहले, स्कूल में ही काफ़ी बच्चे मरे थे। उससे पहले हरियाणा में हुआ था फतेहाबाद में, वहाँ भी काफ़ी बच्चे मरे थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो एक इंग्लिश में जैसे कहा हुआ था, वाटर बर्न्स नेवर रिटर्न, कि एक बार जो भी नुकसान हो गया, जैसे तमिलनाडु में बच्चे मरे हैं, क्या पता उसको डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, समाज की सेवा के साथ ऊपर कहीं जाते हुए, तो ये लॉस है। तो इस लॉस को हम काफ़ी कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं, फिर कम कर सकते हैं इन प्रिकॉशन को चलते हुए। अब इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, दैट इज प्रिवेंशन और सेकंड इज द प्रोटेक्शन। वैसे इंग्लिश में भी कहावत है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज ही अच्छा है। तो भैया परहेज ही कर लें, इस आग को जो है ना दोस्त ही रहने दें, इसको दुश्मन ना बनने दें। ओके, तो प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि उन कारणों को ही हम समाप्त कर दें जिनसे आग लगने की संभावना हो। ओके, ऐसे कारण जिसके कारण आग लग सके, उन कारणों को ही हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज प्रिवेंशन। प्रोटेक्शन, जैसे आपने डिफेंस में भी सुना है, एक्सरसाइज चलती रहती हैं, अभी भी वो चल रही हैं नेवी के साथ कहीं समुद्र में। तो प्रोटेक्शन का मतलब यही है
कि भाई इन केस अगर एक्चुअलिटी हमारे ऊपर आ जाए तो उनको हम कैसे डील करें, कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए, जैसे आर्मी में डिफेंस में होता है कि भाई हम अपने आप को सेफ रखते हुए दुश्मन को मारें, उस पर विजय प्राप्त करें। तो वही चीज़ यहाँ आग पे भी लागू है कि अपने आप को सेफ रखते हुए मान लिया लग भी जाती है तो बिना पैनिक के उचित साधनों का उचित समय पे, ओके, बाद में नहीं कुछ, एक एक सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट है। उचित साधनों का प्रयोग करके उसको हम या तो इनिशियल स्टेज में ही उसको हम किल कर सकते हैं, और या हम वी कैन कीप अंडर कंट्रोल। जब तक फायर ब्रिगेड या दूसरा असिस्टेंस आपको नहीं मिलता तब तक उसको अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। अभी हम जा रहे हैं, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये आई थिंक सो पिछले एग्जाम में बोर्ड के में भी आया है, इसमें 2-3 क्वेश्चन फायर के, तो गवर्नमेंट अभी इस पर फायर पे क्वेश्चन भी दे रही है फाइनल एग्जाम में। एग्जैक्ट क्वेश्चन आई डोंट नो, लेकिन मैंने सुना है ऐसा। तो इसमें हम आपको 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स दिए हैं इनमें भी शायद मेंशन होगा। वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। अर्लियर पहले क्या था, क्लास ई भी आती थी, वो इलेक्ट्रिक फायर होती थी, लेकिन वो केवल कारण था ओरिजिन का कि वे किस कारण से लगी है। लेकिन जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रिक, तो अपने एक सोर्स था लगने का, पेट्रोल के गोदाम में लगी है तो काम करके अपने इलेक्ट्रिक तो चली गई। अब जो जिसमें भी ट्रांसफ़र होगी है वो उसी चीज़ की आग हो जाएगी, तो वो अबोलिश हो गए। अभी केवल 4 रखी हैं। जो क्लास है दैट इज फायर इन एनी सॉलिड सब्सटेंसेज, जैसे कपड़ा, कागज, वुडन, कोई भी सॉलिड चीज़ हो, उनमें आग होती है तो उसको क्लास ए फायर कहते हैं। क्लास बी ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, स्पेशली इसलिए इनको ध्यान रखना, इसको बुझाने का तरीका भी साथ। हाँ जी, इसलिए मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। क्लास बी फायर दैट इज, जैसे मित्तल जी ने भी बताया था, फायर इन द लिक्विड लाइक पेट्रोल, डीजल, पेंट, कोई भी है वो, तो जो भी है वो लिक्विड सब्सटेंस में आ गई। क्लास सी फायर गैस फायर, जैसे एलपीजी घरों में आजकल बेलीवोड, सीएनजी की बसें हैं, मीथेन है, मीथेन है। क्लास डी फायर दैट इज मेटल फायर, ये आप लोगों को शायद ना देखने मिले, ये जहाँ पे जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे जो परमाणु संधि का वो कर रहे थे, तो दैट इज लाइक द बाबा एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस सेंटर मुंबई में है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे हम यूरेनियम, ये बिजली बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ कोयला जहाँ पे हम यूज करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं, वहाँ पे उसके कारण जो आग लग जाती हैं वो मेटल फायर आती हैं, ठीक है। या फिर जैसे कोई फैक्ट्रियाँ हैं उसमें अगर मान लिया कोई स्टोरेज है मेटल्स की, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे ये हैं, तो इनके वो मेटल फायर में आती हैं, वो आपके यहाँ ज़्यादा कंसर्न नहीं आएंगी। अभी इनके ऑफ करने के तरीके, इन पे कंट्रोल करने के तरीके, क्लास ए फायर के लिए सिंपल इजीली अवेलेबल पानी है। चलो पहले उससे मैं ट्रायंगल के बारे में जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑफ, पहले ट्रायंगल के फायर क्या, 3 चीज़ों का मिश्रण है, टाइप मैंने बता दी। अब एक ट्रायंगल है 3 चीज़ों का मिश्रण, जैसे मित्तल जी ने बताया। इसमें क्या क्या होना चाहिए, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, हीट, ऑक्सीजन और फ्लूइड, कोई भी चीज़ जलने के लिए मिले आपको। बेटा ध्यान दो बच्चों। लेकिन ये देखो आप, ये पेपर है, हीट भी है, हवा भी है, और ये जलने के लिए फ्यूल है। हम माचिस की तीली लगाते हैं, उसको लगाते हैं, हटा लेंगे, नहीं जलेगी। कारण दैट इज 4
comes chemical chain reaction. ठीक है, आप सभी साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा. That is chemical chain reaction. Every substance got its ignition temperature. जब ये अपने ignition temperature पहुंच जाएगा, it will start burning. ठीक है, तो उसमें वापस जो है वो बुझाने के तरीके. ओके, क्लास ए के लिए जैसे मैंने बताया पानी ये क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा, तो वो इग्निशन टेम्परेचर नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिक बुझ जाएगी. इन तीनों चीज में से कोई भी आप ये हटा देंगे, एक टांग तोड़ देंगे तो लंगड़ा हो जाएगा, नहीं चलेगी आप. सेकंड क्लास बी के लिए दैट इज लिक्विड. उसके लिए हमारे पास सिलेंडर होते हैं फोम कंपाउंड जिन कहते हैं. ये पोर्टेबल सिलेंडर 5 kg से लगा के 40 kg 100 kg टाइप के होते हैं. फिर ऊपर जाके जैसे एयरपोर्ट फायर सर्विस में है, तो बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें फोम कंपाउंड होता है. जैसे आपने घरों में देखा होगा, बच्चे कपड़े धोते समय सर्फ डाल लेते हैं, सर्फ को ऐसे ही डाल देंगे तो वो केवल अपना मिक्स होके रह जाएगा. अगर उसको हाथ से हिलाओगे क्या होगा, झाग आएंगे. तो ऐसे ही फोम पे किस लिए यूज किया जाता है, वो किस लिए वो ऊपर आ जाता है. हम पानी यूज नहीं कर सकते इस पे. क्लास बी पे स्पेशली पेट्रोल डीजल या पेंट वाली आग पे पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता होगा पानी भारी है, ये चीज़ें हल्की हैं. अगर हम पानी उस पर डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी, फिर दोबारा वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक रहती है, ठंडी नहीं होती इतनी जल्दी, तो दोबारा अपने आप जलना शुरू हो जाएगा. पेट्रोल या डीजल जो भी चीज़ होगा रीइग्नाइट हो जाएगा, वो उसको रीइग्निशन कहते हैं. इसीलिए फोम हम प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उसके ऊपर से कवर कर ले, लेयर बना ले अपनी, और वो हवा को कट करेगा. और उसमें सीपेज भी होती है. पानी जो मिक्स हुआ है, जो फोम कंपाउंड मिक्स हुआ है, वो धीरे धीरे उसके बबल जो ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो दोनों काम करते हैं, कूलिंग का भी प्लस ऑक्सीजन कट का भी. थर्ड थिंग कम्स क्लास सी फायर. ये गैस फायर है, जैसे एलपीजी में हो जाती है, जैसे मैंने बताया वो लोग. तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर. उसमें किस लिए वो जो हवा की मात्रा है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देती है, उसको ऑलमोस्ट कट कर देती है, इसलिए वो गैस की आग बुझती हैं. वरना आप जैसे एलपीजी में आग लगी है सिलेंडर में, चाहे आप कितना पानी डाल लो वो नहीं बुझेगी. उसका वो ही एक मीडिया बस, या उसको कट ऑफ करें, पानी से नहीं बुझेगी, उसकी ऑक्सीजन कट ऑफ करें हवा से. तो अभी साथ साथ में इनका यूज भी बताते चलते हैं. ये हैं सर, अगर ये सिलेंडर नहीं हो जो वहाँ बताया था आपने, हाँ जी, तो वो बता दीजिए कि आग लग जाए सिलेंडर में तो क्या प्रिकॉशन लेना है इन एब्सेंस ऑफ सिलेंडर. अच्छा अच्छा. एलपीजी में इनका कहने का अर्थ यह है कि जब तक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, घर में गैस के सिलेंडर में आग लगती हाँ है, जी, तो हाँ. लोकली अवेलेबल मटेरियल से कैसे बुझा सकते हैं? करेक्ट करेक्ट. वो आपने जो बताया था दूसरे वो भी हमने. दिस इज रिटन ABC. ये किस लिए लिखा है, इसलिए लिखा है ये दिस सिलेंडर इज सूटेबल फॉर क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी फायर, कि हम किसी भी तीनों टाइप में से इसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए इस पे लिखा है क्लास ए बी सी. इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज अंदर, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, जैसे एलपीजी सिलेंडर में होता है. वो किस बेस पे भरी जाती है, एलपीजी डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, ताकि वो अपने आप बाहर आती है, इसीलिए आती है वो. उसमें जैसे आपने रेगुलेटर देखा होगा,
घर पे रेगुलेटर को बाहर निकालें, उसको ऑफ पोजीशन में ही रहने दें और आप सीधा करेंगे ऐसे, जैसे सपोज दिस इज द रेगुलेटर, उसको सीधा रखेंगे तो आप देखेंगे तो पिन जो है वो बाहर आएगी। अगर मान लो उंगली से उसको आप दबाएंगे तो पिन वापस अंदर चली जाएगी। लेकिन जैसे ऑन पोजीशन में रखते हैं, उसको बाहर निकाल के ऑन करो नॉब को और आप वो पिन बाहर आएगी। आप उंगली से दबाना चाहेंगे अंदर, वो नहीं जाएगी। कारण क्या काम करती है वो, जैसे मैंने बताया प्रेशराइज ऑटोमेटिक, तो उसमें आउटलेट है। सिलेंडर जो गैस का होता है एलपीजी का आउटलेट है, उस पर रेगुलेटर लगा है। वो हमने नॉब ऑन की तो जो पिन निकली रेगुलेटर से, उसने तो प्रेशराइज होने के कारण इसके अंदर एक प्लास्टिक की वाल अंदर से गैप लगा के उसमें वाल दी है। वो प्रेशर से ऑटोमेटिक आउटलेट के मुंह पे वो आ जाती है। तो वो रेगुलेटर यही करता है, उस वाल को वहाँ से हटा देते हैं और गैस को साइडों से जगह मिल जाती है और वो बाहर आती है। सेम मेथड इसमें भी है। इसमें नाइट्रोजन गैस प्रेशराइज है साथ में। तो जैसे ही हम मान लिया, इसका ऑपरेशन देखना जरूर। ये सील लगी होती है, वैसे मैक्सिमम सील नहीं मिलेगी, तो इसको ये सेफ्टी क्लिप है, इसको बाहर निकालिए। ठीक है, केवल सिंपल ऑपरेशन है। और ये हैंडल दबाएंगे तो पाउडर यहाँ से बाहर आएगा। ये चीज करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले मेन चीज ये है, ट्राई टू गो नियर टू द सीट ऑफ फायर। जितना आप नज़दीक जा सकते हैं अपने आप को सेफ रखते हुए, उतना नज़दीक जाएं। तो जहाँ पे आग है वहीं पे टारगेट अपना मारने की कोशिश करें। थोड़ा सा स्वीपिंग मोशन में इसको यूज करें। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। वरना कोई फ़ायदा नहीं है इनका कि ऑफिस में शॉप पीस शॉप पर्पज़ के लिए लटका के रखने में कोई यूज़ नहीं है, जब तक आपको ऑपरेशन नहीं पता होगा और कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे इसकी यूटिलाइजेशन हम ले सकते हैं बेस्ट। तो दिस इज द मेन थिंग। सेकंड सिलेंडर जो है ये है CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे मैंने बताया एलपीजी में, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी बेस पे भरी गई है। इस पे डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर। इसमें क्या है ऑपरेशन का मेन फिर, दिस इज द सेफ्टी क्लिप टॉप टू बॉटम साइड। ओके, इसको बाहर निकालिए, हॉर्न को बाएं हाथ से पकड़िए। जैसे मैंने बताया पहले, ट्राई टू गो नियर टू द फायर, और वहां जाके इसको 20 क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है, दिस इज क्लॉकवाइज, 20 क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। और वैसे मैंने बताया इसको भी स्वीपिंग मोशन में ही यूज करना है। और इस पे लिखा होगा अभी B and C, दिस इज सूटेबल फॉर क्लास B and C फायर। क्लास B फायर जैसे मैंने बताया था आपको, लिक्विड में, C गैसेज में। तो इसको हम पेट्रोल की आग पे, डीजल के, केरोसिन पे, पेंट पे, किसी पे भी यूज कर सकते हैं और गैस फायर पे भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन इसका बताया आपको सभी को। इसमें हॉर्न इसलिए दिया होता है क्योंकि प्रेशर से भरी गई है, इसमें लिक्विड फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत ठंडी होकर बाहर आएगी क्योंकि ठंडी है ऑलरेडी। किसी भी चीज़ को मान लिया प्रेशर से भरोगे तो उसकी फॉर्म चेंज होके तभी वो प्रेशराइज होगी। तो उस बेस पे इसको भरा गया है। और ये आउटलेट में अगर हॉर्न नहीं हो, वैसे की वैसे आउटलेट लगा दें तो वो और ज़्यादा एटमॉस्फेयर के एयर को अपने साथ ले जाएगी। तो हमारा पर्पज जो है वो एटमॉस्फेयर के एयर को कट करना कम होगा। तो इसलिए ये ड्रॉबैक, ये ही ड्रॉबैक है कि ये इसको हॉर्न बाजा टाइप में इसको लगाया गया है। सेकेंडली, जैसे
वो एक्सटिंग्विशर नहीं है, फोम का, जैसे मैंने बताया। फोम वाले में केवल क्या मिलेगा आपको, सेम होगा, बट देयर विल बी गैप कट होंगे उसमें यहाँ। वो किस लिए? एयर इनहेलेशन के लिए। जैसे मैंने बताया था, आप सर पानी में डाल देंगे, बकेट में नहीं हिलाएंगे, तब तक बबल्स नहीं बनेंगे। तो वो केवल बबल बनाने के पर्पज के लिए ही हमने सिलेंडर में ऑटोमेटिक फोम, आजकल अलग अलग तरह के आ रहे हैं एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक उसमें भर के हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ट्रिज लगा दिया 180 ग्राम का, फोम कंपाउंड और पानी मिक्सअप करके भर दिया है। बाहर आएगा, उसको जैसे हम ऑपरेट करेंगे तो एयर इनहेलेशन से तभी बबल उससे बनेंगे और तभी वो काम करेगा। वो 5 मिनट का प्रोग्राम हो रहा था, थोड़ी देर पहले आपको कैसे पता है? उधर ही रख दो ऊपर सामने। नेक्स्ट टाइप है ये, क्या लिखा है इस पे? क्लास ए। ये नॉर्मल पानी है, इसमें बिल्कुल करीब 9 लीटर्स, और इसमें खुलेगा नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया CO2, ये तो क्या हो गया, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया पानी के ऊपर। तो बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, दिखाई दे रहा है आप सभी को? ये एक्सटिंग्विशिंग मीडिया प्योर नॉर्मल पानी, सादा पानी है, इसमें बहुत ईजी है रिपीट करना भी। एक्सपेलिंग मीडिया इसमें है, CO2 गैस का टेस्ट 80 ग्राम का है, 120 ग्राम का। जैसे मान लिया इसके ऑपरेशन का है, जो सेफ्टी क्लिप है, इसको निकालिए और किसी भी हाथ से पकड़ है या पैर है, इसको साइड में रखिए। एक बात आप लोगों को कुछ चैनल में दे कहाँ से आएगा कैप को ही आराम से इलेक्ट्रिक के लिए अगर इमरजेंसी है, कोई नहीं मिल रहा आपको, बकेट है जैसे, तो उसमें पानी डाला के चमक देके धूप से कंटिन्यूटी नहीं बनानी, कंटिन्यूटी जहाँ बनानी आप जैसे आपको सभी को जितनी भी फायर है उनमें 60% अराउंड इलेक्ट्रिक की फायर है। फिर उसके बाद आज तक तो आदमी एलपीजी सिलेंडर की नकल निकाल लेते हैं, अराउंड 40% ये लगाओ, तो 30%, बाकी 10% रहेगी, बाकी कोई दूसरे कारण तो किसी ने जानबूझ के लगाई है, एक्सीडेंटली लगी है, वो दूसरी वो है। एलपीजी के बारे में आपको कुछ 6 पॉइंट बताऊँ, यहाँ ध्यान दें। जैसे मैक्सिमम कॉल मिलती है एलपीजी गैस लीकेज की। अगर मान लिया गैस लीकेज है, जैसे आप सभी को पता है एलपीजी क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 2 गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन एंड बुटेन, 40-60% मिलाया हमने। मान लिया लीकेज हो जाए, यस करेक्ट, 3% मिथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया है, ताकि अगर कोई लीकेज हो जाए तो हमें मैच से पता चल सके। तो जैसे आपके किचन में है या कहीं भी है, आपके साइंस लैब में है, आपको पता चल गया महक आ रही है, गैस लीकेज है, तो उसमें सावधानी है। ध्यान से सुनो भाई सभी बच्चे, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है तो ऑन रहने दो, ऑफ है तो ऑफ रहने दो, उसको किसी भी हालत में चेंज ना करें। किचन में है तो खिड़की दरवाजे खोल दें,
और आराम से बाहर आ जाएं। ओके, अगर लीकेज है खिड़की दरवाजे खोलें, करेक्शन उसमें रेगुलेटर से ऑफ करें पहले, सबसे पहले इनिशियल फास्ट था स्विच ऑफ रेगुलेटर से करें, रेगुलेटर को निकाल दें। ठीक है, तो किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ ना करें और खिड़की दरवाजे खोल के घर से बाहर आ जाएं। ये हो गया पहले। फिर दूसरी चीज़, अगर मान लिया वो फिर भी लीकेज हो रही है, जैसे आपने रेगुलेटर निकाल दिया फिर भी महक आ रही है, लीक हो रही है, वो तो पता चल जाएगा आवाज़ से ही। मतलब उसमें जैसे मैंने बताया था कि वो प्रेशराइज है, उसकी नोब मान लिया खराब हो गई या उस कारण से वो लीकेज वैसे भी हो सकती है। तो उस केस में या तो सबसे बेस्ट है या तो छत के ऊपर सिलेंडर को रख दें या गली में लेके जाएं, तो गली को दोनों साइड से ब्लॉक करें और कहीं से भी उसको स्पार्क ना मिले ये कोशिश करें कि कहीं कोई बीड़ी सिगरेट लगाए या और कोई वो स्पेशली विंड डायरेक्शन में, तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं ये लीकेज के कारण ही, और पूरी हवा में पूरे ये कह लो एटमॉस्फेयर में आग लग जाती है। सेफ्टी पॉइंट्स ये हैं। दूसरी चीज़ फिर आती है, अगर आग लगी है और मान लीजिए गैस पाइप में आग लगी है एलपीजी की, तो उसको नॉब से बंद करते रेगुलेटर से और पानी डालते हैं, अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिले गैस की, वो बंद हो जाएगी। फिर ये पॉइंट आता है कि रेगुलेटर में आग लगी है, वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती रेगुलेटर तक आ गई है, ऑफ नहीं कर सकते, अब क्या करें? तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी गीला कपड़ा लें, उस पर डाल दें रेगुलेटर पे, और उसको आग कटऑफ हो जाती है तो फिर उसको कोशिश करें निकालने की रेगुलेटर को। अगर नहीं निकल रहा है और आग भी नहीं बुझ रही है, तो फिर क्या किया जाए, उस पे सिलेंडर पे कपड़ा कोई भी उस पर लपेट दें और उसको कंटिन्यू आराम से, जैसे मैंने बताया, आराम से कंटिन्यू पानी डालते रहें सिलेंडर पे। इसलिए वो पूरे टॉप तक नहीं भराता सिलेंडर, उसमें वेपोराइजेशन के लिए, इसलिए वो जो प्रोपेन और उसके जो हैं वेपर वो फैलेंगे, निकलेंगे, तो वेपोराइजेशन के लिए जैसे 2/3 जगह खाली छोड़ दी जाती है। अगर वो हीटअप होगा 5 से ज़्यादा वो, तो ही सिलेंडर फटेगा। अगर आप कपड़ा डाल दें ऊपर जलता रहे और उस पर पानी डालते रहें, सिलेंडर को गर्म ना होने दें, तो वेपर उसके कंटिन्यू जो बन रहे हैं वो निकलते रहेंगे, जलते रहेंगे। उस पर या तो कोई आसपास मटेरियल है उसमें आग लग जाती है, पूरे टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है सिलेंडर का भी, बॉडी का भी, अंदर से फिर वेपर भी ज़्यादा बनेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई ये डिक्रीज करके टेम्परेचर तक भरी गई है, तो हीट मिलेगी तो इंक्रीज होने हैं। जैसे हवा में बाहर बर्फ रख देंगे तो मेल्ट होगी, वही है फॉर्मूला, सिंपल। तो वो जरूर फटेगा। अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, गारंटीड है। दैट वी कैन कॉल इट ए कंट्रोल बर्निंग। आराम से उसको मान लिया कहीं भी ओपन में ला कर रख दें और उसको जलने दें, उस पर पानी डालते रहें। ये बहुत सेफ्टी पॉइंट्स ये हैं, कोई उसमें पैनिक वाली बात नहीं है। बाकी नॉर्मल ये तो है ही, क्योंकि गैस किसी भी जो पाइपलाइन है किसी भी क्रैक के लिए या टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। जैसे आप सभी का है कि भाई मॉर्निंग में अगर टाइम से नहीं उठेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं तो बीमार होंगे ही। तो मेंटेनेंस हर एक चीज़ का ज़रूरी है। इसी तरह जैसे आप अपने शरीर का मेंटेनेंस रखते हैं, तो ऐसे ही गैस पाइपलाइन का मेंटेनेंस है, चूल्हे का मेंटेनेंस है, रेगुलेटर का मेंटेनेंस है। फिर जैसे मान लिया कुछ निकल जाता है, गिर जाता है, तो उसमें हरकत ना करें, उसी टाइम उसको साफ करें, क्योंकि चूहा मैक्सिमम आ जाते हैं। वो इतनी बदमाश वो चीज़ है, वो जाता है कि वो उसको अटैक्ट होकर जरूर काटेगा पाइपलाइन को। फिर हाँ जी, अभी और लास्टली ओके, आई एम फिनिशिंग। मेन पॉइंट कि भाई ओके वी शुड नॉट होप, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो ही जाता है, तो बिना पैनिक के
जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मैंने बताया कहीं सिलेंडर भी होंगे ऑफिसों में, स्कूल में या कहीं भी, या घर पे भी हैं, तो पानी है जैसे मैंने बताया, ये और वो हैं, इनको बिना पैनिक के उचित टाइम पे इनिशियल स्टेज में अगर हम कंट्रोल कर लें तो 99% मेरे दावा है कि वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी शुरू में इनिशियल स्टेज में कोई ब्लास्ट नहीं होता है इतना वो, तो जो भी घर में नॉर्मली आग होती हैं, जैसे वो मेरठ में हुआ है, अगर वहाँ पे सिलेंडर रखे होते, पोजीशन में रखे होते, और अगर आप टाइमली एक्शन लेके उनको इनिशियल स्टेज में वहीं के वहीं करते, या जैसे बहुत पॉइंट है उसमें, तो आगे जाके कि ऑटोमेटिक कट ऑफ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। जैसे हमारे चीफ साहब का भी इंटरव्यू आया था, दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर जो हैं, उसमें बहुत पॉइंट हैं, वो कहना जाता है अगर हो जाता है तो डायल 101, ओके, जैसे 101 गेटिंग एंगेज, या किसी कारण इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट के कारण ना मिल रहा हो तो आप 100 भी डायल कर सकते हैं, दोनों कॉल फ्री हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने दोनों के कंट्रोल रूम, फायर कंट्रोल रूम प्लस पुलिस कंट्रोल, दोनों दे हैव द डायरेक्ट हॉटलाइंस। अगर दोनों में से किसी एक को भी कॉल मिलेगी तो इमीडिएटली जिस भी एरिया की कॉल होगी वो उस पर वायरलेस पे इमीडिएटली वहाँ फायर कंट्रोल रूम से ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो इमीडिएटली वहाँ से गाड़ी आपके असिस्टेंस के लिए निकल पड़ती हैं। तो उसमें क्या करें, आप अपना नाम, टेलीफोन नंबर, किस चीज़ में आ गए, मेन इम्पोर्टेंट कोई लोकेशन, जैसे कोई बिल्डिंग का, स्कूल का, फेमस चीज़ का ज़रूर बताएं। ये नहीं कि भाई फ़ोन पे पैनिक ना के कहते भी मेरे घर आग लगी है, जल्दी से आ जाओ, मैं फलां बोल रहा हूँ, रख दिया आपने, अब कहाँ जाएंगे ब्रिगेड वाले, ओके। तो ये चीज़ ज़रूरी है। थर्ड थिंग कम्स कैट्स। कैट्स की क्या वो है, सेंट्रल एक्सीडेंटल ट्रॉमा सर्विस, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर रखा है। फोर्थ ऑल्सो कम्स DSCS, राजधानी पावर लिमिटेड। अगर कोई भी ऐसी कॉल मिलती है, हाउस कोलैप्स की मिलती है, या घर में आग की मिलती है, होटल में या किसी में भी, स्कूल में, तो इन तीनों चीज़ों का टर्नआउट इमीडिएट है। पुलिस का भी है, फायर ब्रिगेड का भी है, कैट्स एम्बुलेंस का भी है, प्लस बिजली डिपार्टमेंट का भी। वो चारों चीज़ें ज़रूर सीन पे पहुंचेंगी इमीडिएटली। तो इसमें बिना पैनिक के, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनका फ़ायदा उठाएं, समाज की भी, अपने आप को सेफ रखते हुए कि समाज की भी हेल्प आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और अब हम आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन देंगे इसके बारे में। 2 या 3 बच्चे आए जिनसे हम ये ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। एक मिनट और लेंगे और आप में से 7 बच्चे जो कैप्टन है वो आ जाए निकल के, बड़े बड़े, और 2 टीचर। जैसे बताया था ना कि सेफ्टी क्लिप निकाल के इसको जितना नदी जा सकें और स्वीपिंग मोशन में, ठीक है। ये नहीं कि एक थोड़ा सा स्वीपिंग मामूली कर गाड़ी देते हैं ना, स्वीपिंग मोशन में इसको करेंगे। आओ इसको दूर से ऑटोमेटिक पकड़ती है वो।
एकदम से